नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी नए साल का शोर, संगठन पर जोर। जी हाँ, नए साल में बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी अपने पुराने संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेगी। कांग्रेस नए साल में विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर सकती है, जो उसे जमीनी स्तर पर मजबूत करने में भूमिका निभाएंगे। इधर बीजेपी में संगठन चुनाव चल रहे हैं। नए साल में बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि माइक्रो मैनेजमेंट कर कांग्रेस 2025 में खुद को कितना मजबूत कर पाएगी और क्या बीजेपी के नए संगठन के लिए कांग्रेस कोई चुनौती खड़ी कर पाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नए साल में मिलेगी नई जिम्मेदारी। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी संगठन पर फोकस करेगी। एक तरफ जहां बीजेपी में संगठन चुनाव चल रहे हैं, जिला अध्यक्षों की सूची किसी भी दिन जारी हो सकती है, तो दूसरी ओर अब कांग्रेस ने भी अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस हर विधानसभा में प्रभारियों की नियुक्ति करने जा रही है, जो वार्ड और पंचायत स्तर पर कांग्रेस की जमीन को तैयार करेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने नए साल में ब्लॉक अध्यक्ष और ग्राम पंचायत समितियों के गठन की योजना भी बनाई है। बताया जा रहा है कि संगठन से जुड़े सभी फैसलों में इन प्रभारियों की अहम भूमिका होगी। हालांकि नए साल में पार्टी को मजबूत करने के लिए और क्या तैयारी कांग्रेस ने की है, वो जान लेते हैं। तैयारी है और ये सारी नियुक्तियां जो है समय पर और जल्दी नए वर्ष में हो जाएंगी। और इसके पहले कि भारतीय जनता पार्टी के पर्ची के माध्यम से अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों का चयन, निर्वाचन उनका जो है नॉमिनेशन होता है, उसके पहले जो है कांग्रेस अपनी व्यवस्था कर लेगी। इधर बात अगर बीजेपी की करें तो नए साल में उसे जिला अध्यक्षों के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नए मिल सकते हैं। नए साल में प्रदेश में बीजेपी की 2 बड़ी बैठकें भी राजधानी भोपाल में होने जा रही हैं। हालांकि जिला अध्यक्षों की घोषणा कब तक होगी, इस पर बीजेपी का क्या कहना है, वो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का नवीन गठन नए उत्साह के साथ में सभी कार्यकर्ता आगे की प्रक्रिया संपन्न करते हैं और इसी दृष्टि से जिले की प्रक्रिया अपनी पूर्णता की ओर है और जनवरी के पहले सप्ताह में ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो नए साल में बीजेपी और कांग्रेस के संगठन में कई फेरबदल देखने को मिलेंगे। हालांकि बीजेपी में ये बदलाव बड़े स्तर पर होंगे, तो कांग्रेस छोटे छोटे बदलाव कर 2025 में इसके सहारे बड़ा फायदा लेने की कोशिश करेगी। हालांकि अब देखना होगा नए साल में दोनों दल अपने संगठन में किन नेताओं को नई जिम्मेदारियां देगा और उसका असर 2025 में कैसा पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और नए साल में नई चुनौतियाँ, पुराने अध्यक्ष के सामने नई चुनौती कांग्रेस में, और बीजेपी को तो खैर नया अध्यक्ष मिलने की जो संभावना दिखाई जा रही है, तो उनके सामने भी चुनौती होंगी। लेकिन एक को बना बनाया मजबूत संगठन मिलेगा और दूसरे को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि 2-2, 3-3 करारी हार से भी संगठन उभरा ही है। हालांकि विजयपुर उपचुनाव में थोड़ी राहत दी है, लेकिन कितनी लंबी वो चलती है ये दिलचस्प होगा। जी सर। देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि दोनों दलों में इस समय संगठन की प्रक्रिया चल रही है। भाजपा में तो चूंकि ये नियमित चुनाव है, वो 2 साल में करते ही हैं, तो वो उनके दिल्ली तक जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश के चुनाव उनके जनवरी माह में निपट जाएंगे हर हालत में, और 15 जनवरी के आसपास तक उनके प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो जाएंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। थोड़ा बहुत लेट भी हो सकते हैं, लेकिन भाजपा कांग्रेस को निश्चित रूप से वाकई संगठन में एक बदलाव की जरूरत है। जिस तरीके से प्रदेश के नेतृत्व में उन्होंने टीम बदली है और नई टीम प्रदेश के नेतृत्व में लेकर आए हैं, तो इस टीम के अनुसार जो नई टीम आई है, जीतू पटवारी की आई है, उमंग सिंगार की आई है, कटारे की आई है, इस टीम के अनुसार जिलों में भी कहीं ना कहीं स्तर पर संगठन पर रहे
ये इसलिए बहुत आवश्यक है और ये प्रक्रिया कांग्रेस में चल रही है। और मैं समझता हूं क्योंकि अगले 15 जनवरी से राहुल गांधी जी फिर एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। यदि वो संगठन में इस तरह की नियुक्तियां कर लेंगे तो स्वाभाविक रूप से उस यात्रा का भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसा पिछली यात्रा का भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा था, तो इस यात्रा का भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि फिलहाल तो वो संगठन में उनकी जो मौजूदा यात्रा उसके कारण बड़े चर्चा में है। हाँ, निश्चित रूप से इस समय विदेश यात्रा पे जो गए हुए हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा है। लेकिन इसके अलावा एक बात मनोज जी मैं कहूं कि संगठनात्मक दृष्टि से तो भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुद्दों को आधार पर राजनीति करनी चाहिए संगठन को खड़ा करने के साथ साथ, क्योंकि कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। तो मास बेस्ड पार्टी का अगर संगठन कहीं ना भी हो तो भी चलता है, क्योंकि उसमें समूह जोड़ा रहता है। लेकिन वो मास जो है, मुद्दे का आप कौन से उठा रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे तो कांग्रेस की सारी राजनीति व्यक्तियों पर निपट गई है। कभी मोदी जी की बात करेंगे, कभी अडानी की बात करेंगे, फिर अंबेडकर जी ले आए और अब मनमोहन सिंह जी का मुद्दा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी योजना और डेवलपमेंट पर आए और इस बीच में संगठन भी अगर मजबूत कर लें तो मैं समझता हूं आगे आने वाले सालों में कांग्रेस एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरेगी। जी प्रभु जी, जो शर्मा जी ने कहा उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी ने कई बार प्रयास किया है लेकिन वो फिर मुद्दा भटक जाते हैं। इन सारे संविधान अडानी अंबानी के बीच वो चले जाते हैं, सब्जी मंडी महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, तो लगता है आम आदमी की बात कांग्रेस करेगी, मास से जुड़ेगी, उसको शायद आंदोलन में बदलेगी। लेकिन वो एक दिन का एक इवेंट बन के ख़त्म हो जाता है, फिर मुद्दे वही आ जाते हैं। अब 25 जनवरी से भी कांग्रेस आंदोलन की बात कर रही है, वो भी दलित, अंबेडकर और संविधान को लेकर। तो ऐसे में नए साल में चूंकि संगठन चुनाव बीजेपी के चल रहे हैं और कांग्रेस को संगठन मजबूत करना है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है मनोज जी, राहुल गांधी सोची समझी रणनीति के तहत एक ट्रैक पे चल रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर कर रहे हैं, उसका असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए ना कि 2014 में क्या स्थिति थी कांग्रेस की, 2019 के चुनाव में क्या स्थिति थी कांग्रेस की, और 2024 के चुनाव में तब क्या स्थिति है कांग्रेस की। तो ये कहें कि एक डाउनफॉल के बाद कांग्रेस यदि आगे ग्रेजुअली उठ रही है तो इसमें कुछ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान राहुल गांधी की उन यात्राओं का है, राहुल गांधी के इन इवेंट्स का है, जिनको आप कह रहे हैं कि वो कभी मैकेनिक के साथ बैठ के मोटरसाइकिल सुधारने लगते हैं, कभी मोची की दुकान पर बैठ जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं, तो ड्राइवरों के साथ तो निश्चित तौर पर उस वर्क को एड्रेस कर रहे हैं। और आप यदि हम नरेंद्र मोदी के उत्कर्ष को ही देखें तो केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर नरेंद्र मोदी के उत्कर्ष देखें, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था। एक पूरा यूथ जो कि मोबाइल पर ही पूरी दुनिया को देखता है, उस तक मोदी की टीम ने जिस तरीके से मोदी को प्रोजेक्ट किया, पहुंचाया, उसका बहुत बड़ा योगदान था। एक उनकी इमेज बनी, लोग उनसे जुड़े। अब राहुल गांधी की टीम भी लगभग उसी स्तर पे चल रही है। और आज की तारीख में यदि हम देखते हैं तो सोशल मीडिया के मामले में कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, क्योंकि अब 10 साल की सरकार बीजेपी की हो चुकी है और 10 साल की सरकार के बाद आप उनके पास गिनाने के लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर वो फोकस कर सकते हैं। और यदि वो मनमोहन सिंह को फोकस कर रहे हैं तो आप केवल मनमोहन सिंह को नहीं कर रहे हैं मनोज जी, वो उस पूरे सिख समाज को एड्रेस कर रहे हैं जो उनसे कट गया था वोट बैंक के तौर पर, जो अलग अलग जगहों पर बढ़ गया था। यदि वो अम्बेडकर को लेकर कोई मुहिम चलाना शुरू कर रहे हैं तो उस वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं जो कभी बहुजन समाज पार्टी के पास गया, कभी इधर उधर बिखरा रहा है, लेकिन वो जब भी गिरता तो एक मुश्त गिरता रहा। पहले कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, अभी लोकसभा फायदा हुआ कांग्रेस को उसका। तो उस वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं, वो अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप उसको जितना भी बांटने की मतलब दबाने की कोशिश करेंगे, डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो वोट बैंक और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो और ज़्यादा एकजुट होते हैं, वो उसी तरफ जाते हैं जो उनके हित की बात करता है, वो केवल अपने हित की सोचते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो आंदोलन हुआ था, वो अपने आप में सामने है कि सरकार को झुकना पड़ा था, केंद्र सरकार को भी। हम भले साहबानो प्रकरण का उदाहरण देकर राजीव गांधी की खिंचाई कर लेते हैं कि राजीव गांधी ने संविधान के सम्मत फैसला नहीं लिया था, पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट का आदेश को, लेकिन वही काम जो है नरेंद्र मोदी को भी करना पड़ गया था वोट बैंक की खातिर, क्योंकि वो दलित वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो SC वर्ग का वोट बैंक है, जो एक तरफा जाता है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, जो खाली पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, उसको अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश करें। तो बहुत सोची समझी रणनीति से वो, आप ये देखिए उनका ड्रेसअप देखिए राहुल गांधी का। राहुल, जो हम देश की एक परंपरा है, एक पहचान है, नेता होना है तो कुर्ता पैजामा ही पहनना होगा। वो कुछ दिन तो संसद में कुर्ता पैजामा पहन कर गए, वो शपथ लेने गए उस दिन पहन कर गए, ऐसे कुछ दिन, लेकिन बाकी समय उनने जो है अपने पूरी यूनिफॉर्म, वो कहें कि यूनिफॉर्म ही कहना चाहिए उसको, कि वो बना ली है
कि जो यूथ को एड्रेस करती है। आप टी शर्ट पहन के निकलते हैं, आप बॉडी बिल्डर टाइप देखते हैं, आप जो है बिल्कुल लोगों जैसे स्पोर्ट्स शू पहन के निकलते नारियल हैं, तोड़ते हुए अब सोशल मीडिया में तो वीडियो वायरल होते हैं। तो वो जो है उस युवा वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत हर चीज का समावेश वहां पर है रणनीति का, जो हमको दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जब चुनाव, यदि हम कहें 24 के चुनाव में तो दिखाई दिया उसका असर निश्चित तौर पर, तो आने वाले समय भी वो असर करती हुई दिखाई देगी। लेकिन इसी 24 में हमने कई राज्यों के विधानसभा में देखा ना, उतना इफेक्ट नहीं दिखा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, झारखंड हो, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो। सहयोगी पार्टी ने बहुत अच्छा किया झारखंड में और जम्मू कश्मीर में, लेकिन कांग्रेस पिछड़ गई उसमें। मनोज जी, जब आप उसको भी देख लीजिए ना 2018 के चुनाव को, कितना योगदान था। मोदी जी को 300 से ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन वहीं जो है जिन बड़े राज्यों में जहाँ पर उनकी सरकार थी वहाँ पर सरकार से बाहर हो गई थी। तो ये राज्यों के मुद्दे कुछ अलग हो जाते हैं जब चुनाव में जाते हैं, केंद्र के मुद्दे कुछ अलग हो जाते हैं, और पूरी की पूरी राजनीति ही व्यक्तिवादी होती है। ये कहना कि राजनीति व्यक्तिवादी नहीं है, राजनीति ही व्यक्तिवादी है। आप देखिए नेता क्या करता है, नेता कोई गड्ढा खोद के काम नहीं करता है लेबर की तरह पूरे दिन, नेता सिर्फ भाषण देता है। हम उसका भाषण सुनकर उससे प्रभावित होते हैं। अटल जी, लोगों का एक माइंडसेट बनाता है, वो कह अटल जी को देख लीजिए, भाषण देते हैं, क्योंकि काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है, नीतियां बनाने का काम भी ब्यूरोक्रेसी करती है, वो नेताओं तक जाती है। वो नेता उसको लीड मिलती है क्योंकि वो देश को लीड करते होते हैं, उस पार्टी की सरकार चुने हुए लोग हैं, तो वो वहाँ पर जाते हैं। तो नेताओं का सिर्फ काम भाषण देना है, तो वो वही काम करते हैं। उनका ड्रेसअप है, उनकी अब जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे लोग प्रभावित होते हैं, तो कोशिश उनकी वही होती है। लेकिन क्या ब्रजेश जी केवल भाषण से काम चलेगा, जो प्रभु जी ने कहा? और दूसरी चीज कि राज्यों के मुद्दे अलग हैं, देश के मुद्दे अलग। जो राहुल गांधी देश में कर रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फायदा मिलेगा? क्योंकि पिछली यात्रा की अगर हम बात करें तो आप देखिए, जिन इलाकों से भी निकले थे कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस इंदौर जैसे शहर में भी बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस 9 की 9 सीटें हार गई थी। तो क्या यहाँ इसका असर देखने को मिलेगा इस यात्रा का, या एक अतिरिक्त प्रयास कुछ पब्लिक को जोड़ने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जीतू पटवारी और उनकी टीम को करना पड़ेंगे? देखिए मनोज, यात्राओं का फायदा तो मिलता है। जहाँ तक रही नेताओं के भाषण की बात, यदि भाषण बहुत अच्छा होता है तो हमने देखा है कि अटल जी का भाषण बहुत अच्छा होता था, लेकिन उनके भाषणों की बदौलत वो सत्ता में नहीं आ पाए। कांग्रेसी भी उनके भाषण सुनने जाते थे। तो भाषण के साथ साथ आपको जनता के बीच में जाना होता है। तो राहुल गांधी जनता के बीच में यात्राओं के माध्यम से जा रहे हैं, यात्राओं के माध्यम से उनकी एक स्वीकारता बनी हुई है। यात्राओं का राजनीति में बड़ा योगदान भी रहा है। हमने देखा है कि यात्राओं के माध्यम से किस तरह से एक लहर बनाई जाती है, एक माहौल बनाया जाता है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। पिछला इतिहास इसकी गवाही देता है, चाहे महात्मा गांधी की यात्राएं हों, चाहे हम अडवाणी जी की यात्रा की बात कर लें, तो यात्राएं कुछ ना कुछ तो रोल निभाती है। मध्य प्रदेश में भी देखिए, अब चंद्रशेखर की यात्रा है, सुनील बिल्कुल थे। मध्य प्रदेश में भी देखिए यात्राएं निकाली गई 2003 के बाद, तो उसका फायदा हुआ। लगातार हम देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान यात्रा निकालते रहे, तो उसका फायदा भी हुआ। तो यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचा जाता है और जनता को अपनी बात पहुंचाई जाती है। यदि आप बीच में जाते हो तो लोग आपके संपर्क में आते हैं, आप उनको समझने की कोशिश करते हो, वो आपको समझने की कोशिश करते हैं। जो भाषणों के माध्यम से प्रभु जी ने कहा है कि नेता अपने भाषणों के माध्यम से बताता है कि वो क्या करना चाहता है, जनता में एक नैरेटिव सेट करना चाहता है। तो यात्रा निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुई है। राहुल गांधी की यात्रा, इसी वजह से तो आप देखिए कि वो बार बार यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि और फायदा हो। यदि कोई चीज़ का फायदा नहीं मिल रहा होता मनोज जी, तो दोबारा तिबारा क्यों कोशिश करता कोई व्यक्ति? तो आपको सफलता मिल रही है ना उसमें, तो सफलता और ज़्यादा मिले इसलिए आप यात्रा निकाल रहे हैं। पहली बार आपने एक यात्रा निकाली, एक हिस्से को छुआ, दूसरे हिस्से को आप नहीं छू पाए, फिर दूसरी बार यात्रा निकाली, तो कुछ जगह तो फायदा हुआ। यदि आप कहें कि गुजरात में फायदा नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में फायदा नहीं हुआ, तो मध्य प्रदेश में नुकसान क्यों हुआ, इस पर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस मंथन कर रही है कि मध्य प्रदेश में नुकसान किस वजह से हुआ कि उसका जो वोट बैंक था आदिवासी और दलित, वो वोट बैंक उससे छिटक गया था। 2018 में उसकी वापसी हुई आंशिक रूप से, तो वो सत्ता तक पहुंचा दिया। 15 माह की हमने देखा उन्होंने सत्ता सुख भी भोग लिया, इसके बाद उसने पलटी मार ली। तो उस वोट बैंक को साधने के लिए तो वो जतन कर रहे हैं। उसी वोट बैंक को साधने के लिए वो अंबेडकर की बात कर रहे हैं, उनके अपमान की बात कर रहे हैं। उसी वोट बैंक को साधने के लिए वो महू से आंदोलन की बात कर रहे हैं दलितों को। हमने देखा है कि इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उन्होंने दलितों और आदिवासियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। बिल्कुल, तो जोर शोर से उठाने के पीछे मकसद यही है ना कि जो वोट बैंक उनसे छूट गया है या उनसे बिचक गया है, थोड़ा सा उधर चला गया है, जिससे बीजेपी को बढ़त मिल रही, कैसे उसको अपने पाले में लाया जाए, ये जतन करती कांग्रेस दिख रही। तो ये उसकी रणनीति का हिस्सा है कि वो नए साल में भी उसी आंदोलन पर बात कर रही है। यदि सब CWC की बैठक होती है तब भी वो उसी पर रणनीति बनाते हैं। यदि उनके कार्यक्रम नए साल के जारी होते हैं तो वो उसी पर रणनीति पर काम करते हैं कि अल्पसंख्यकों का वोट बैंक हम देख रहे हैं मनोज जी,
काफ़ी हद तक उनके पास आ चुका है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है लोकसभा चुनाव में दलितों का वोट बैंक उनके पास आया है, तो अब उसको कैसे बरकरार रख पाएं वो ये कोशिश कर रहा है। और जिस जगह पे नहीं आ पाया है वहां कैसे उनको पाले में लाएं, क्योंकि जो प्रभु जी ने भी बताया कि ये वोट बैंक है जो एक मुश्त जाता है, उसकी बात की जाती है तो वो उसी के पाले में चला जाता है। चाहे अल्पसंख्यकों की बात कर लो, खासकर मुसलमानों की बात कर लो, तो वो भी एक मुश्त ही जाता है। बिल्कुल, वो भी कभी समाजवादी पार्टी में बट गया था, अन्य दलों में बट गया था, उसका खामियाजा देखो आप भुगतना पड़ा कांग्रेस को। अब देखिए ओबीसी जैसी पार्टी उनके साथ नहीं जा रहा है, यदि वो कहीं राज्यों में खड़ी होती है तो वहाँ उसको साथ नहीं जाता वो, जबकि उनकी वकालत करते हैं वो, क्योंकि उनको मालूम है कि ये इसका फायदा कुछ नहीं होगा, तो कांग्रेस के साथ आ गया। अब यदि दलित और आदिवासी भी ये सोचने लगे हैं तो एक जो फैक्टर बनता है तो कांग्रेस को तो बढ़त मिल ही जाएगी जिस तरह से, तो वो उसी रणनीति पर काम कर रहा है। अब कितना सफल होता है कितना नहीं होती कांग्रेस, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बीजेपी भी उस वोट बैंक को हमारे पाले से न खिसक जाए, उसको अपने साथ रखने में और जो कमी रह गई है उसको दूर करके बाकी का वोट बैंक भी उनके पास आ जाए, इसके जतन में लगातार लगी हुई है। जी, लेकिन शर्मा जी, जो राजनीति में आपको लगता है जो तारीख पर तारीख की जो परंपरा है, जो हम देखते हैं अदालतों के मामले में आमतौर पर कि एक पेशी हुई फिर एक तारीख फिर एक तारीख, तो उससे कांग्रेस का कुछ भला होगा? क्योंकि आप दलित वोटों को अगर इंटेक्ट करना चाह रहे हो, आकर्षित करना भी चाह रहे हो, तो सतवास में एक दलित की मौत होती है, एक बड़ा धरना होता है, शाम को राहुल गांधी से बात हो जाती, मामला खत्म। आष्टा में उनके कारोबारी नेता जिनके बच्चे गुल्लक भेंट करते राहुल गांधी को यात्रा में, जो एक लंबी चौड़ी चिट्ठी डालकर जाता उन जांच एजेंसियों के खिलाफ जिनको लेकर कांग्रेस हमलावर रहती है, उसमें राहुल गांधी से एक बार वो बात कराते हैं, फिर मामला खत्म। अब एक नई तारीख दे दी कि 25 तारीख को हम उस पर आंदोलन करेंगे, तो ये जो बीच का लगभग 1 महीने का वक्त है, तो एक इसको रेपो को बना सकती है कांग्रेस, और जब तक नया मुद्दा आ गया तो क्या करेंगे? और जो हालिया जो सौरभ शर्मा एंड कंपनी में जो कार्रवाई चल रही है, दिग्विजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जीतू पटवारी एक बयान देते हैं, मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। नहीं, निश्चित रूप से ये आपने बिल्कुल बात कही। ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, देवास की आपने बात की है, सोनकच्छ की बातचीत की है, इस तरह की घटनाएं, ये घटनाएं मनोज जी इंडिविजुअल घटनाएं होती हैं। वो अंग्रेज इसको क्या काम करते थे, जातिगत और वर्गगत करके समाज में विभाजन पैदा करते थे। इसीलिए इस तरह की घटनाओं को जब भी हम जोड़ते हैं उसका कोई बहुत व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जिस गांव में घटनाएं घटती हैं और उस गांव में भी अगर आप दलित वर्सेस ये बना दे तो ये केवल 2 इलाकों में तो वो ज्यादा प्रभाव पड़ता था, मध्य भारत में और अपना विंध्य प्रदेश में। बाकी जगह पर इनका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कांग्रेस अगर खड़ी हुई है, अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस को अगर जनमत मिला है तो वो जनमत मिला है, कभी राम राज की कल्पना है, कभी उसमें ग्राम राज की कल्पना है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की एक कल्पना रही है। और आगे चल करके कांग्रेस को जो लीड भी मिलती रही है, आप उनके नारे देखिए, उनका एक नारा था जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और वो जीते। एक में आया कि देश को बचाओ और इंदिरा जी लाओ, और वो जीते। एक में आया कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से इन मुद्दों पर भाजपा को भी अगर ताकत मिली है, तो भाजपा को भी ताकत अगर मिली है तो सामाजिक समरसता को लेकर के ताकत मिली हुई है। वो जो यात्रा है, बहुत अच्छी बात ब्रजेश जी ने कही, यात्राओं का लाभ हमेशा मिलता है। 90 में जब सरकार बनी थी भाजपा वालों की या जनता पार्टी की, तो पटवा जी ने यात्रा की थी बस्तर से लेकर के झाबुआ तक की, उसका लाभ मिला है ना। शिवराज ने भी पद यात्राएं की है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस इस बीच में थोड़ा सा वो वामपंथ की तरफ चली जा रही है। आप अगर रूस की क्रांति का इतिहास पढ़ेंगे या चीन की क्रांति का परिवर्तन का इतिहास पढ़ेंगे, तो वो जो मुद्दे उठाते थे उस समय, थोड़े से शब्द बदल करके कांग्रेस उसी तरह के मुद्दे उठा रही है। वो जारशाही पर उन्होंने हमला किया, यहाँ इस पर हमला किया, यानी पर्सनल अटैक राजा के ऊपर, और दूसरा कहीं ना कहीं निचले स्तर के व्यक्ति को वर्ग के आधार पर। यूरोप में या रूस में वहां तो जातियां रही हैं, जातिगत संघर्ष हुए हैं, रोमन और कैथोलिक में कितने खून खराबे हुए, शिया सुन्नी में आज तक होते हैं, रोहिंग्याओं को अहमदियों को मानते नहीं है। लेकिन भारत में वर्गगत या वर्णगत संघर्ष का बिल्कुल इतिहास नहीं है, और कुछ चीजें षड्यंत्र पूर्वक डाली गई उन्होंने कुछ कैरेक्टर को लेकर के, उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ा। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो जो राष्ट्रव्यापी उसका स्वरूप था, उस राष्ट्रव्यापी स्वरूप को, उसको राष्ट्रव्यापी मुद्दे कांग्रेस को उठाना पड़ेंगे। ये जो कई बार ऐसा होता है कि अपन ने पटाखा फोड़ा और लोगों का ध्यान चला गया, ये जो कुछ मुद्दे अपराध के उठाना, जाति के उठाना, व्यक्ति के उठाना, ये केवल थोड़ी देर के लिए रोशनी देते हैं, थोड़ी देर का पटाखा फूंकते हैं, स्थायी प्रभाव कभी नहीं छोड़ते। स्थायी प्रभाव के लिए आपको स्थायी मुद्दा उठाना पड़ेगा। देख लीजिए आप
जयप्रकाश नारायण की राजनीति देख ले, लोहिया जी की राजनीति देख ले, दीनदयाल उपाध्याय की राजनीति, गांधी जी की राजनीति, इंदिरा जी की राजनीति, स्थायी मुद्दे उठाए हैं तो ही जमीन मजबूत हुई है, या स्थायी मुद्दों से कभी भी लाभ नहीं होता रहा। लेकिन दिक्कत तो यही ना कि कांग्रेस अपने अतीत से सबक नहीं ले लेगी। लेकिन प्रभु जी, जो नए अध्यक्ष की हम बात करें मध्य प्रदेश, बीजेपी को मिलने वाला, कांग्रेस को मिल गया, हाल फिलहाल कोई चुनाव है नहीं, क्योंकि जो सबक बीजेपुर ने दे दिया है तो शायद बीना का उपचुनाव हम कह सकते हैं टल गया, या और जो संभावित तो वो होंगे नहीं फिलहाल। तो अब चुनावी राजनीति होना नहीं, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती फिर क्या देख रहे हैं दोनों दलों के सामने? देखिए, चुनौती बीजेपी के सामने ज़्यादा है मनोज जी। कांग्रेस के लिए तो जैसा अभी कि ये सतवास का मुद्दा है, जो भी मुद्दे आएंगे कांग्रेस को उसको आंदोलन करना है, उसको तो तात्कालिक मुद्दे तात्कालिक कल मुद्दों पर कोई सा भी मुद्दा हो, कुछ भी हो जाए प्रदेश में, तो कांग्रेस आंदोलन करने सड़क पे उतर जाएगी। एक दिन का आंदोलन करेगी, एक महीने बाद फिर उसको उठाएगी, तो लोगों के दिमाग में इस चीज़ को लगातार बैठाने की कोशिश करेगी। सरकार नाकाम है, कामयाबी नहीं मिल पा रही है, सरकार की योजनाओं की अवस्थाओं को उठाएगी वो। तो इस तरीके से कांग्रेस के पास तो करने के लिए बहुत सारा काम है विपक्ष में होने के कारण। लेकिन सत्ताधारी दल के अध्यक्ष के जो नए अध्यक्ष होंगे उनको तो पहले अपनी स्वीकार्यता ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि संगठन जो जिलों के चुनाव हो चुके होंगे, सब कुछ होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष आएगा, उसको सरकार के साथ भी तालमेल बिठाना है और संगठन में अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी है उसको। फिर उसके बाद कुछ काम करने के लिए क्या है, तो उसको केवल कांग्रेस के आरोपों का जवाब देना है, इसके अलावा उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है सरकार के ऐसा जैसा कंक्रीट काम कांग्रेस के पास होगा। तो निश्चित तौर पर ज्यादा चुनौती बीजेपी के नए अध्यक्ष के सामने है कि वो अपनी इमेज बनाए। और जब आप सत्ता में होते हैं तो हमने ये देखा है, प्रभात झा हो, चाहे राकेश सिंह का मामला ले लीजिए, चाहे बीडी शर्मा का थोड़े दिन का कार्यकाल देख लें, हम यदि बीच में कुछ समय ऐसा गुजरा, तो जो भी अध्यक्ष होता है वो स्वाभाविक तौर पर अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानने लगता है, वो लगभग बराबरी करने लगता है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा के खुद उस कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, चलने लग जाता है। तो आपस में जो संघर्ष होता है इस पार्टी के अंदर वो सत्ताधारी दल में ज्यादा होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी वो स्थिति भी, जो भी नया अध्यक्ष आएगा कुछ दिन बाद, 1-2 साल बाद, उसके मन में भी ये जिज्ञासा जाग जाएगी, लालसा आएगी, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी ये संघर्ष की स्थिति बनेगी। तो उनके लिए ज़्यादा चुनौती है बनिस्बत कांग्रेस के, क्योंकि उनको तो सड़क पे है, सड़क पे ही रहना है, संघर्ष वहीं करना है। जब चुनाव आएंगे तब उनको बाकी चीज़ें देखना है, और सड़क से सत्ता पर जाना है तो इसके लिए कोई अतिरिक्त करना पड़ेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो नए साल में संगठन के सामने, दोनों के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती, नया अध्यक्ष आएगा, स्वीकार्यता कैसे होगी, और कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि कब तक सड़क पर रहेगी, कब सत्ता में आएगी। और इसको लेकर जो पूरे साल की जो रूपरेखा है, जो कांग्रेस प्रयास कर रही है और बीजेपी प्रयास कर रही है, आने वाले वक्त में क्या कुछ नए मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के साथ दोनों जनता के बीच जाएंगे, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।